बिहार में बाढ़ लगभग हर साल आती है। जनता की नियति बाढ़ को झेलना बन गया है। मंत्री मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से समस्या दर्शन का एक दौरा कर लेते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या हवा से दिख पाती है? हजारों घर डूबे हुए हैं, लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया, तो क्या हवा से मुख्यमंत्री देख पाए मालती देवी का वो दर्द जो जमीन पर ही नजर आ सकता है? भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? हवाई दौरा करके बाढ़ में फंसी जनता का दर्द जानने जब मुख्यमंत्री उड़ते हैं, तो क्या देख पाते हैं कि जमीन पर तो बाढ़ के बीच बीमार आम आदमी को ले जाने के लिए भी केले के तनों का सहारा लेकर जनता पानी में डूब कर आती है। फिर पूछते हैं कि जब मुख्यमंत्री हवाई दौरों के दम पर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं बाढ़ में फंसी जनता के प्रति, तो क्या दिख पाता है आसमानी दौरों के दौरान नीचे जमीन पर वो जनता जिसे फरियाद देने भी नाव से थाने जाना पड़ता है? हेलीकॉप्टर से सिर्फ चारों तरफ पानी दिख सकता है, इसीलिए थर्माकोल की जुगाड़ वाली नाव पर आज तक संवाददाता को बैठना पड़ता है। हवा से बाढ़ में फंसे आम आदमी की समस्या भी चींटी जितनी दिखती होगी, इसीलिए जनता की समस्या देखने नाव में आज तक संवाददाता को उतरना पड़ता है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में ही आने वाले अहियापुर थाने की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस थाने तक जाने के लिए फिलहाल हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मुजफ्फरपुर का लो लाइन एरिया माना जाता है और बीते कई दिनों से यहाँ हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सड़क से थाने तक जाने के लिए कुछ इस तरीके से नाव पर बैठकर जाना पड़ रहा है। नीतियां जब डूब जाती हैं, तो बाढ़ के पानी को अपनी नियति मानकर उनके साथ दुखों को भूलकर खेल खिलवाड़ ही बच्चे कर सकते हैं। हकीकत तो यह है कि मुजफ्फरपुर में 7 दिन से कई इलाके बूढ़ी गंडक नदी के पानी में ऐसे डूबे हैं कि थाने तक पुलिस को जाना हो या फिर फरियादी को एक नाव ही सहारा है। लोग नाव की व्यवस्था करवाए हैं। नाव से ही परिवादी और हम लोग आते जाते हैं और सुचारू रूप से काम धाम कर रहे हैं। कितने दिन से ये पानी लगा हुआ है? ये पानी अब 3, 4, 5, 7 दिन से लगा हुआ है। पानी में डूबने के लिए क्या जनता विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है? पानी में डूबे रहने के लिए ही क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बनते हैं? हालत यह है कि जो जहां फंस गया है वहीं फंसा है। हजारों घर डूबे हुए हैं, लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के शहबाजपुर गांव में मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा और जो भी यहाँ पर घर हैं वो पूरी तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाएं कि डूब चुके हैं पानी में। स्कूल डूब चुके हैं, जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं वो डूब चुके हैं। इसीलिए फिर से हम पूछते हैं, क्या मालती देवी जैसी जनता की मुसीबत हवाई दौरे से किसी को नजर आएगी? दिखती तो फिर जिनका घर एक मंजिल तक पानी में डूबा है, उन्हें छत पर अपनी जिंदगी को समेटकर नहीं रहना पड़ रहा होता। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? नीतीश सरकार को हम धन्यवाद देंगे। एक दिन हमारे जैसा वो विपत्ति सह करके ऐसे पानी में खड़ा रहेंगे तो। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर तो हवाई दौरा करके हवा से गुजर जाता है, नीचे रह जाता है तो सिर्फ बाढ़ का पानी और पानी में डूबी आम आदमी की कहानी। उत्कर्ष सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक।
वाराणसी में अब गंगा में डीजल की जगह सीएनजी नावों ने लेना शुरू कर दिया है। गंगा में अब 100 से ज्यादा सीएनजी नावें चल रही हैं और इन नावों ने वायु और जलीय प्रदूषण घटाने में बड़ी मदद की है और इसके साथ ही इन नावों की कीमत भी काफी कम है और इनको चलाना भी 3 गुना ज्यादा किफायती है। सीएनजी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाती है तो लोगों को पेट्रोल की महंगी कीमत से भी छुटकारा दिलाती है। दिल्ली में पेट्रोल जहां 100 रुपए लीटर के पार चला गया है, वहीं सीएनजी अभी भी 45 रुपए प्रति किलो से कम में मिलती है। ऐसे में कार चलाना सीएनजी के सहारे बेहद आसान हो गया है। लेकिन अब इस सीएनजी से केवल सड़क पर वाहन नहीं चल रहे हैं, बल्कि पानी पर सीएनजी बोट भी चल रही है। पिछले वर्ष करीब जून जुलाई के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद भारत सरकार के सहयोग से और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम लोग ने ये करीब 1300 से 1400 हमारे नौकाएं वर्तमान में छोटी बड़ी मझोली नावें हमारी गंगा में हैं। उन सभी का हम लोग ने सीएनजी बोट में कन्वर्जन करने का तैयारी की। मैकॉन जो एक भारत सरकार का उपक्रम है, उसको कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया और उन्होंने पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर वर्तमान में सभी नौकाओं का सीएनजी का कन्वर्जन का कार्य चल रहा है। ये है शिव की नगरी काशी में चलने वाली सीएनजी बोट्स। इनके आने से गंगा में चलने वाली नाव का पूरा सिस्टम बदल गया है। इन नाव में अब भारी डीजल इंजन की जगह हल्का आवाज रहित सीएनजी इंजन लग गया है। इस इंजन से वाइब्रेशन कम हुआ है और नाव की कीमत भी इसने घटा दी है। साथ ही पहले 1 लीटर में जहां डीजल इंजन 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करता था, वहीं अब 1 किलो सीएनजी से 10 किलोमीटर नाव चलाई जा रही है। खर्च घटने से आने वाले दिनों में नाविक नौका विहार का किराया भी कम करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले जो एवरेज का लफड़ा था, एवरेज का परेशानी था, लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई के चलते डीजल का दाम, लेकिन सीएनजी उसके अपेक्षा बहुत काफ़ी हम लोग के लिए किफ़ायत हो रही है। साथ में वाइब्रेशन खत्म है इसमें, इस इंजन में मेंटेनेंस का खर्च कम है सर इस इंजन में, और नॉइस जो कि आवाज़ और उसके साथ प्रदूषण एकदम ना के बराबर है। अभी डीजल से हमने जो है 100 के ऊपर जो है कन्वर्ट कर रखा है जो सीएनजी में। महंगाई के दौर में जो है अपना सीएनजी ये काफ़ी सस्ता भी पड़ रहा है इनको, और आपके घाट पे ही जो है ये सीएनजी इनको उपलब्ध मिल जाता है नदी के किनारे पे ही। डीजल इंजन से चलने वाली नाव से पहले भारी धुआं निकलता था। इसकी तेज आवाज से भी पर्यटक असहज रहते थे। अब गंगा में 100 से ज्यादा सीएनजी नावें हो गई हैं। इससे जलीय जीवों को भी राहत मिल रही है और आने वाले दिनों में पर्यटन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ब्रजेश यादव, वाराणसी, आज तक। बड़ी खबर सबसे पहले कोरोना से जुड़ी, क्योंकि केरल और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में कोरोना का संकट एक बार फिर से डराने लगा है। आंकड़े भले ही धीमी रफ्तार से सही, लेकिन बढ़ने लगे हैं और यही आंकड़े अब डरा भी रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बढ़ते आंकड़े अब चिंता का विषय है। और इस बीच सबसे बड़ी चिंता लोगों की लापरवाही, पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ और इसके अलावा बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग, ये चिंता का विषय। इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने भी आगाह किया है कि कहीं तीसरी लहर जो कि अपने समय पर आनी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि खुद हम ही लोग तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र जहां पर 9000 नए मामले सामने आए हैं, केरल में भी कोरोना के नए आंकड़ों का जो नंबर है वो डरा रहा है। केरल और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी संकट बरकरार है। 24 घंटे में केरल में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार आंकड़े धीमी रफ्तार से सही लेकिन बढ़ रहे हैं, 9,000 नए मामले। तो तीसरी लहर अपनी रफ्तार से आएगी ही, क्योंकि हर महामारी में ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों का आप क्या करेंगे जो पूरा दम लगाकर कोरोना की तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात करें तो हाल एक जैसा ही है। कोरोना के केस हम कम होते ही सब कुछ खुलने लगा है। यूरोप में यूरो कप चल रहा है, जापान में ओलंपिक्स की तैयारी है और भारत में मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा है और सीधे सीधे तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है।
जापान में ओलंपिक खेलों का जोरदार जश्न हो, या फिर यूरोप में यूरो कप का शोर, फ्रांस के कान में 72वें फिल्म समारोह के रेड कारपेट की चमक हो, या फिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध स्पेन की बुल फाइटिंग। गजब का जोश है, सड़कों पर फुल रौनक है, चकाचौंध की कोई कमी नहीं। जापान से लेकर यूरोप तक दो बातें कॉमन हैं। पहला, लोग जोश में हैं, और दूसरा, इस जोश में होश खो बैठे हैं। भारत की ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मसूरी से लेकर मनाली और शिमला तक हिल स्टेशन कोरोना स्टेशन बन चुके हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इन दिनों छुट्टियां मना रहे लोगों का यही मंत्र है। महीनों से डर और दबाव में जी रहे लोग इस समय की छूट को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं कि पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले। लेकिन ऐसी लापरवाहियां तीसरी लहर को खुला न्योता है। समारोह, आयोजन, बाजार, रैली, गेट टुगेदर, हर जगह एक जैसी लापरवाही आपको दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई है और लोग मौका मिलते ही मास्क तक उतार देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल चूर चूर हो चुके हैं और तीसरी लहर तेजी से आने की भूमिका बन रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लहरें आती रहेंगी और संकट खत्म नहीं होगा। क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। लापरवाह लोगों से जापान भी परेशान है। वहां ओलंपिक मशाल के साथ महामारी का नए सिरे से उद्घाटन हो गया। गुरुवार को टोक्यो में अचानक 896 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य मंत्रालय के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में जापान सरकार ने 22 अगस्त तक टोक्यो और ओकिनावा इलाके में कोरोना इमरजेंसी का ऐलान किया। महामारी के कारण एक साल से टल रहा ओलंपिक जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। अब ओलंपिक पूरी तरह से आपातकालीन नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के निवासियों से घर में रहने और टीवी पर ही खेल देखने की अपील की है। डेल्टा वेरिएंट की चिंता ने जापान की हालत खराब कर दी है। टोक्यो में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह लोगों का ज्यादा बाहर निकलना और वो भी तब जब नया डेल्टा वेरिएंट असर डाल रहा है, जो अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को किक मारते हुए यूरो कप का लुत्फ उठाना भी इन लोगों को महंगा पड़ने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में करीब 42,000 लोग एक साथ बैठे थे। इनमें से बहुत से दर्शकों ने मास्क नहीं पहना था। इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते देखे गए। आपको याद दिला दें कि यूरो कप यूरोप के 11 देशों में खेला जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ कोरोना के 43% मामले बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में यहाँ रोज औसतन 27,000 केस सामने आ रहे हैं। ये जून के मुकाबले 4 गुना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्पोर्ट्स इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि इस तरह का बड़ा इवेंट सुपर स्प्रेडर बन सकता है। There are 4 major factors that are driving transmission. One is the virus itself. This is a dangerous virus to begin with. Now we have these virus variants that have increased transmissibility. The second factor is mixing. We know that the social mixing, the social mobility of people is increasing around the world. These events around the world drive transmission because you bring people together if the right interventions are not. तो देश हो या विदेश, समस्या वही है।
जरा सा ढील मिली नहीं कि भारी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, हंसते खेलते प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। वायरस का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामना कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी लहर खुद नहीं आ रही, लोग लापरवाही के साथ तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। भारत से अभी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो यही देखकर काफी खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। लेकिन आपको बता दें कि जल्दी ही ऐसा एहसास भारत के देसी फॉर्मूले पर बनी कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी हो सकता है। कोवैक्सीन के फाइनल नतीजे अच्छे आने के बाद WHO और की ओर से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोवैक्सीन पर ऐसा बयान दिया है जिसे WHO का वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली, तो ये उनका भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा ही था। 38 दिनों बाद 8 अप्रैल को कोवैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। देश की सरकार के मुखिया से लेकर खास व आम को अब तक कोवैक्सीन के 4,54,00,000 से अधिक डोज लग चुके हैं। कोवैक्सीन डोज लगने के आंकड़े गिनाने का मकसद ये बताना है कि भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन पर WHO का भी भरोसा बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन का डेटा अच्छा है। सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोवैक्सीन की प्रभावशीलता काफी अच्छी है। डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावशीलता थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके सुरक्षा मानक WHO की कसौटी के मुताबिक हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन अच्छा डेटा दिखा रही है और फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कार्यरत साबित हो रही है। कोवैक्सीन पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं। 60% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं, लेकिन एफिकेसी अभी भी अच्छे लेवल पर है। इसका ये मतलब है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थोड़ी बहुत एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे सकती है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का इंतजार है। 23 जून को कोवैक्सीन निर्माताओं की WHO के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली थी, तब इसके अंतिम चरण के ट्रायल चल ही रहे थे। ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाने की कोशिश हुई थी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर DCGI की मंजूरी कोवैक्सीन के तमाम पहलुओं को परखने के बाद ही दी गई थी। अभी पिछले हफ्ते कोवैक्सीन का फाइनल डेटा आ गया है। तीसरे चरण में कोरोना के खिलाफ इसकी संपूर्ण प्रभावशीलता 77.8% आंकी गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 65.2% प्रभावकारी है। वैक्सीन एक बढ़िया वैक्सीन है जिनके फेज 3 ट्रायल अभी पब्लिश हुआ है और हम मानते हैं कि बहुत जल्द ये WHO का अप्रूवल मिल जाए इनका। कोवैक्सीन का ओवरऑल प्रोटेक्शन है 78% और सीवियर डिसीज से, गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है 93%। 93% प्रोटेक्शन हमें मिलता है और इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलने के लिए 2 डोज की जरूरत है और 2 डोज लेने से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ये वैक्सीन से। अब अगर कोवैक्सीन को WHO की हरी झंडी मिलती है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कोवैक्सीन को इजाजत देने वाले ईरान, नेपाल, मेक्सिको, गुयाना, पैराग्वे, मॉरिशस और फिलीपींस जैसे देशों को भी सौगात मिलेगी। भारत में बने कोविशील्ड को नानुकुर के बाद ही सही, लेकिन यूरोप के अधिकतर देशों ने ट्रैवल का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगर WHO कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है तो कोवैक्सीन के लिए भी ग्रीन पासपोर्ट हासिल करना आसान होगा। अभी तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन WHO की तरफ से नहीं मिली है। इस वजह से इस वैक्सीन का एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। जो ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर, जो सफर करना चाहते हैं देश के बाहर, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है। लेकिन इस बयान से ये देखा जा सकता है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके डेटा को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और जल्द ही इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाएगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक।